नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग जानेंगे कि नेशनल फंड स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या अंतर है। दरअसल ये पेंशन जो आपको अक्सर जब आप रिटायर हो जाते हैं, खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सरकार ने आखिर ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों बंद की, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस सिस्टम क्यों लाया, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, आज इनके बारे में हम लोग बृहद रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ओपीएस सिस्टम क्या होता है, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है। प्यारे छात्रों, आप एनपीएस और ओपीएस के बारे में जब अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप खुद ही समझ लेंगे कि आखिर आपके लिए कौन सी पेंशन स्कीम ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम है ना, या ओपी पहले पढ़ते हैं हम लोग ओपीएस है ना, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है। इसका फुल फॉर्म है ओल्ड पेंशन स्कीम। फिर हम लोग पढ़ेंगे नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ये है क्या। ठीक है, इसमें होता क्या, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता है प्यारे दोस्तों। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत क्या होता है कि जो भी सरकार के कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते थे, उनकी जब वो रिटायरमेंट लेने वाले होते थे, जो भी उनकी सैलरी रहती थी, मान लीजिए कि मैं 60 साल में रिटायर होने वाला हूँ, मेरी जो भी तनख्वाह रहेगी, मेरी जो भी सैलरी रहेगी, तो उस समय मान लीजिए मेरी सैलरी 50,000 रुपये है जब मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो 50,000 रुपये का लगभग 40 से 50% मुझे क्या मिलेगा, पेंशन दी जाती थी, जो कि एक निश्चित होती थी कि उसका 40, जो भी आपकी सैलरी रहेगी उसका 40 से 50% आपको पेंशन तो आजीवन आपको मिलेगी जब तक आप जीवित रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ओल्ड पेंशन स्कीम में होता क्या था, गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को रिटायरमेंट के समय, जो भी एम्प्लॉय होते थे उनके रिटायरमेंट के समय, वो जब रिटायर हो जाते थे तो उनकी सैलरी का 40 से 50% पेंशन उसको आजीवन दी जाती थी। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये ओल्ड पेंशन स्कीम में था। ये निश्चित था कि आपकी जो भी सैलरी है जब आप रिटायर होने वाले हैं तो उसका 40 से 50% आपको, उसका सैलरी का आधा आप समझ सकते हैं, आपको पेंशन पर मंथ मिलना शुरू हो जाती थी। मान लीजिए कि मेरी सैलरी रिटायरमेंट के समय 50,000 रुपये है, तो 25,000 रुपये पर मंथ मुझे क्या हुआ, पेंशन मुझे मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता था प्यारे दोस्तों कि इस पेंशन स्कीम में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता था कि मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ कि अगर आकस्मिक मृत्यु भी हो जाती है 60 साल के बाद, 65 में, 66 में, किसी भी तरीके से अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती है, तो हमारे जो भी वाइफ रहेगी, पत्नी रहेगी, हमारे परिजन है ना, पत्नी को क्या होगा, उसको भी मेरी पेंशन दी जाएगी। समझ, पत्नी को भी क्या दिया जाएगा, पेंशन दी जाएगी। फिर वो जो भी पेंशन होगी उसका जहाँ तक है 40 से 50% जो पेंशन उस समय चल रही होगी उसका 40 से 50% मेरी पत्नी भी पेंशन उठाएगी। ये बड़ा अच्छा इसमें सिस्टम था ओल्ड पेंशन स्कीम में। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, बड़े ध्यान से मैं आपको समझाने का प्रयास, बड़ी अच्छे से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार ने 1950 में चालू किया था और इसको सही तरीके से बिल्कुल जो है 1950 में इसको चालू किया था और 1965 में इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल किया था। और फिर उसके बाद यह जो है कि ओपीएस सिस्टम जो है पूरी तरीके से 2004 तक फिर लागू रहा। 2003 दिसंबर तक के एम्प्लॉय तक ये लागू रहा। ठीक है प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से आप समझिएगा, लिख लीजिएगा। 1950 से ये शुरू हुआ, हालांकि अंग्रेजों के ज़माने से ये सिस्टम चला आ रहा था। 1924-1935 में इसमें संशोधन किए गए थे, लेकिन 1965 में इसे अंतिम बार संशोधन करके उसके बाद यह सिस्टम 2003 तक ये पेंशन स्कीम आपकी चली। ठीक है प्यारे दोस्तों, 2003 दिसंबर तक ये आपकी पेंशन, 2003 दिसंबर तक जितने भी एम्प्लॉय थे जो 2003 दिसंबर तक सेलेक्ट हो चुके थे, चाहे वो स्टेट एम्प्लॉय हो, हालांकि सारे स्टेटों ने भी ऐसा कर दिया था, इस सिस्टम को लागू कर दिया था, चाहे स्टेट एम्प्लॉय हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे केंद्रीय गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। उसके बाद 2004 से जो भी इनका सिलेक्शन हुआ उनको फिर वो नई पेंशन स्कीम के तहत आने लगे, ओपीएस से वो बाहर हो गए। ये ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत था प्यारे दोस्तों। ठीक है,
इस ओल्ड पेंशन स्कीम में एक और फायदा यह था कि आपकी जो भी मतलब कि क्या कह सकते हैं कि पेंशन बन रही है, मान लीजिए आपकी जो भी पेंशन बन रही है, मान लीजिए 25,000 पेंशन बन रही है, इसमें हर 6 महीने में आपको महंगाई भत्ता मिलता था। हर 6 महीने में महंगाई भत्ता जिसको आप लोग डीए कहते हैं, वो दिया जाता था हर 6 महीने में, साल में 2 बार आपको डीए इस पेंशन में दिया जाता था। प्यारे छात्रों, डीए क्या होता है, पीएफ अकाउंट क्या होता है, बेसिक सैलरी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बहुत तरीके से नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी हम केवल एनपीएस और ओपीएस के बारे में समझते हैं। ठीक है, बड़े आराम से समझिएगा, सब आपको समझ में आने वाला है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका महंगाई भत्ता भी क्या है, इसमें आपको दिया जाता था। ठीक है, ओपीएस सिस्टम के तहत एक और बड़ी शानदार बात थी कि इसमें जीपीएफ अकाउंट होता था। क्या होता था? जीपीएफ अकाउंट होता था। जीपीएफ अकाउंट ओपीएस सिस्टम के तहत होता था। उसमें आप स्वैच्छिक अनुदान भी दे सकते थे, आप जितना चाहे उतना उसमें। जीपीएफ अकाउंट का फुल फॉर्म क्या है? जनरल प्रोविडेंट फंड। क्या है जीपीएफ का फुल फॉर्म? पहले लिख लीजिए, जनरल प्रोविडेंट फंड। जनरल प्रोविडेंट फंड। आप इस जीपीएफ अकाउंट में फ़ायदा क्या होता था? आप जितना चाहें उतना, हालांकि इसमें भी एक लिमिट होती थी कि आप साल का इतना इसमें कटवा सकते हैं, उससे आपको टैक्स वगैरह में भी छूट मिल जाती थी। इसमें इस जीपीएफ अकाउंट से आप जितना चाहे उतना आप निकाल भी सकते हैं। आपकी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता था कि आप जब चाहे इससे निकाल सकते थे और जितना चाहे उतना काट सकते थे। इसके एक मतलब कि एक नियम होता था, उस नियम के तहत इसमें काम किए जाते थे। ग्रॉस प्रोविडेंट फंड के तहत, ग्रॉस प्रोविडेंट फंड में सबसे शानदार बात ये थी कि इसमें टैक्स नहीं लगता था। ग्रॉस प्रोविडेंट फंड में एक शानदार बात थी कि नो टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं लगता था। ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप इसमें पैसा रखेंगे आपको उसमें टैक्स नहीं लगेगा। जो भी सरकार द्वारा नियम बताया गया होगा कितना पैसा आप रख सकते हैं, मेरे हिसाब से शायद 4 से 5 लाख रुपए तक इसमें पैसा आप रख सकते थे। जीपीएफ अकाउंट से ही पैसा कटवा सकते थे, जीपीएफ अकाउंट में पैसा रख सकते थे। पर मंथ आपको डिसाइड करना पड़ा था इतना रुपए हमारे जीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, और फिर उसके बाद आपको उसमें सिस्टम रहता था कि साल में इतनी बचत आप इसमें कर सकते हैं। इसमें कोई पुरानी पेंशन स्कीम में एक सबसे बड़ा फायदा ये था प्यारे दोस्तों, एक बड़ी शानदार बात मैं आपको बताऊं कि पुरानी पेंशन स्कीम में एक सबसे शानदार फायदा यह था कि इसमें होता क्या था। पुरानी पेंशन स्कीम में ओपीएस सिस्टम के तहत सबसे बड़ी शानदार बात क्या थी कि इस ओपीएस सिस्टम में आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी सैलरी से 1 रुपये नहीं कटता था। ठीक है, तो सैलरी से कोई पैसा नहीं कटता था, ये आप लिख सकते हैं। सैलरी से कोई पैसा नहीं कटता था, कोई पैसा नहीं कटता था। ये बड़ी शानदार बात थी आपकी इसमें, ये आपके इसमें ये ओपीएस सिस्टम है। ओपीएस सिस्टम में ये सबसे बड़ी शानदार बात थी। ठीक है, इस योजना जो भी ओपीएस सिस्टम के तहत वो कर्मचारी आते थे जो कम से कम सरकारी सेवाओं में 10 वर्ष उन्होंने अपना काम किया। ओपीएस सिस्टम के तहत वही कर्मचारी आ सकते थे जो कम से कम 10 साल तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हो, 10 साल तक उन्होंने काम किया हो। तो आप ये लिख सकते हैं कि ओपीएस सिस्टम में, ओल्ड पेंशन स्कीम में वही कर्मचारी आते थे जो कि कम से कम 10 वर्ष तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हों, वही आ सकते थे जो कि कम से कम 10 वर्ष तक क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो रहे हों, वो ओपीएस सिस्टम के तहत आते थे। ठीक है, चलिए अब आगे से जानते हैं कि और ओपीएस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती थी। ठीक है, तो ओपीएस सिस्टम में एक सबसे शानदार बात थी कि इसमें आपको कम से कम 20 लाख रुपए तक का, तो आपको 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुटी मिलती थी। ग्रेजुटी का मतलब ये है कि आपको इतना रुपए तो आपको मिलेगा ही। लगभग मान लीजिए आप कोई समस्या आती है कुछ भी, लास्ट में जब आप रिटायर्ड हो गए तो कम से कम आपको 20 लाख रुपए तो मिलेगा ही। आपको 20 लाख रुपए बताइए आपके नाम पे सेव रहते थे, आपको पैसा दिया जाएगा। तो 20 लाख रुपए तक की आपके नाम पे ग्रेजुटी कम से कम तो रहती ही थी। इतना पैसा तो आपको रिटायर होने पर मिलेगा ही। ये बड़ी शानदार बात हुआ करती थी ओपीएस सिस्टम में। ठीक है,
ये रहा आपका ओपीएस सिस्टम, और ओपीएस सिस्टम को 2004 के आसपास बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद नई पेंशन स्कीम आई। तो अब हम जानेंगे कि आखिर ये ओपीएस सिस्टम के बारे में आपने जाना कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम थी, इसके बारे में आपने जाना कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, आपको लगभग मैंने चीज़ें बताई। अब जानते हैं कि जो नई पेंशन स्कीम आई है, नेशनल पेंशन स्कीम, ये क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, आप नई पेंशन स्कीम के बारे में हम लोग समझते हैं। तो आइए हेडिंग डालिए, लिखिए नेशनल एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में हम लोग आज समझते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसकी जो शुरुआत होती है 1 जनवरी 2004 से होती है। प्यारे छात्रों, इसकी जो शुरुआत होती है नेशनल फंड स्कीम की 1 जनवरी 2004 से, जो भी एम्प्लॉई हुए उनको क्या है, वो एमपीएस के दायरे में आने लगे। ठीक है, बहुत घोर विरोध हुआ था प्यारे दोस्तों जब ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हुई थी। लोगों ने कहा कि ओ माय गॉड, बुढ़ापे का सहारा हमारा छीन लिया गया। सच कहूँ तो आज भी देखिए बहुत सारे घर ऐसे हैं हमारे भारत देश में जो कि पेंशन, हमारे खासकर विंध्य क्षेत्र में तो बड़ा है ऐसा, पेंशन के दम पे उनका पूरा घर चल रहा है। यदि उनके बच्चे नालायक निकल गए, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो पेंशन के दम पे ही उनके जीवन व्यतीत हो रहा है। सरकार ने क्या किया है, पेंशन तो देखिए ओपीएस सिस्टम जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों का तो बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी जो विधायक, मंत्री, मिनिस्टर हैं उनको प्रॉपर तरीके से पेंशन दी जाती है। एक बार विधायक, सोचिए मंत्रियों को, विधायकों को तो ये होता है कि अगर उनको एक बार पेंशन मिल जाती है, एक बार विधायक बन गए तो एक बार तो पेंशन मिलेगी ही, दोबारा विधायक बने प्यारे छात्रों तो दोबारा भी पेंशन उनको मिलेगी, तिबारा विधायक बने तो 3 बार की पेंशन मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए एक बार विधायक बनते हैं तो उनकी पेंशन 1 मिनट के लिए 25,000 रुपये, दोबारा विधायक बनते हैं तो 50,000 रुपये हो जाएगी, तीसरी बार विधायक बनते हैं तो 75,000 रुपये उनकी पेंशन हो जाएगी। सोचिए जरा, जो 7 बार विधायक बने होंगे उनकी 1,75,000 रुपये तो पेंशन हो जाएगी। सोचिए जरा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को पेंशन नहीं दी जा रही। और मैं आपको बताऊं, ऐसे ही सांसदों में भी होता है, जितनी बार सांसद बने उतनी बार उनको पेंशन दी जाएगी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में एक बड़ा अच्छा काम किया कि चाहे वो कितनी बार ही आप क्यों ना विधायक, मंत्री, मिनिस्टर या कुछ भी बने हों, आपको एक ही बार पेंशन दी जाएगी। केजरीवाल सरकार की योजना थी, अच्छा था, सरकार को इस पे काम करना चाहिए। इतनी बार पेंशन ना दे, कोई ज़रूरत नहीं है। 25-30,000, 50,000 भी अगर विधायकों को मिल रहा है रिटायर के मान, तो वैसे भी उतना कमा लेते हैं तो उनको पेंशन की ज़रूरत ही कहाँ होती है। लेकिन अगर होती भी है तो 50,000 रुपये मेरे हिसाब से बहुत होते हैं उनकी पेंशन के लिए, पर मंथ की खर्चा निकालने के लिए। थोड़ा गवर्नमेंट को क्या है कि अगर देखिए इसमें एनपीएस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसमें गारंटी नहीं है पेंशन की। आइए जानते हैं कि एनपीएस क्या है, फिर इसके बारे में और चर्चा करेंगे। नेशनल फंड स्कीम एनपीएस 1 जनवरी 2004 से चालू हुआ। ठीक है, इसकी जो जिम्मेदारी थी वो किसको दी गई, इसको जो जिम्मेदारी है नेशनल, ये है, इसको जिम्मेदारी किसको गई, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण को दी गई। लिख सकते हैं आप लोग, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनपीएस की जिम्मेदारी किसको दी गई है। मैं आपको पहले इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ। पेंशन फंड रेगुलेटरी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये होता है, इसको जिम्मेदारी दी गई। इसका हिंदी नाम है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। इसका हिंदी क्या नाम है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, प्राधिकरण ये इसका फुल फॉर्म है। ये जो है तो पेंशन जिसको मतलब क्या कह सकते हैं, ठीक है, ये जो है पीएफआरडीए का फुल फॉर्म है। ठीक है, आप ये पेंशन फंड पीएफआरडीए का फुल फॉर्म है,
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को जिम्मेदारी दी गई है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण को इस पेंशन की एनपीएस की जिम्मेदारी दी गई है। याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें इसका जो एनपीएस लागू करने का स्पेशल उद्देश्य क्या था उसके बारे में हम लोग पढ़ने से पहले एनपीएस में क्या क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, एनपीएस में देखिए, आपको मैं बताऊं, एनपीएस के जो खाता होता है नेशनल फंड स्कीम में, इसमें पहले तो कर्मचारी के सैलरी से 10% पैसा काटा जाता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो कर्मचारी होता है उसके सैलरी से 10% पैसा काटा जाता है। कर्मचारी के अकाउंट से सैलरी से 10% पैसा काटा जाता है और 14% जो भी कंपनी इस पे भाग ले रही है, क्योंकि ये जो आपका पैसा है वो शेयर मार्केट में लगाया जाता है। किसमें लगाया जाता है? शेयर मार्केट। चलिए थोड़ा सा इसको जानने से पहले एक चीज़ और जानते हैं कि आखिर एनपीएस अकाउंट खुलता कैसे है। एनपीएस अकाउंट को खोलने के लिए आपको क्या है कि सबसे पहले पीओपी में इनरोल होना पड़ता है। एनपीएस अकाउंट जो आपको खुलवाना है तो उसमें सबसे पहले आपको क्या होना होगा? पीओपी, पॉइंट ऑफ प्रेजेंट, कि सरकार द्वारा एक समिति बनाई जाती है, इसमें क्या होता है आपको इनरोल होना पड़ता है। पॉइंट ऑफ प्रेजेंट आपको बताना पड़ता है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, इसे पॉइंट ऑफ प्रेजेंट इसका फुल फॉर्म होता है। आपको इसमें क्या होना होता है? इनरोल होना पड़ता है। सबसे पहले आपको अगर पीएफ अकाउंट खुलवाना है तो आपको इसमें क्या होना होगा? इनरोल होना होगा पीओपी में। ठीक है, फिर पीएफआरडीए, जो मैंने आपको अभी एक फुल फॉर्म बताया, पीएफ फर्स्ट पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीएफआरडीए फिर क्या करेगी? आपको एक प्राण नंबर देगी। क्या देगी? प्राण नंबर देगी। क्या देगी? प्राण नंबर देगी। प्राण नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट रिटायर्ड, मैं लिख लेता हूँ, प्राण का फुल फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन सा नंबर होता है? परमानेंट रिटायर्ड अकाउंट नंबर। परमानेंट रिटायर्ड अकाउंट नंबर ये आपको जो है ये आपको पीएफआरडीए देती है। परमानेंट रिटायर्ड अकाउंट नंबर आपको पीएफआरडीए प्रोवाइड करती है। ठीक है, फिर क्या होता है? ये आपको प्रोवाइड करेगी और फिर इसके बाद तहत आपको क्या है कि जो नियोक्ता होता है वो आपको क्या है? सरकार इसमें क्या करेगी? आपकी बेसिक सैलरी जो भी होती है, बेसिक सैलरी, साथ में जो इसमें डीए जुड़ा रहता है ना, आपको महंगाई भत्ता जुड़ा रहता है, आपको पता होगा, फिर आपको सैलरी दी जाती है, उसका 10% आपसे अकाउंट से सरकार काट लेगी। क्या करेगी? सरकार इसको एनपीएस अकाउंट में डाल देगी। सरकार एनपीएस में डाल देगी। ठीक है, डाल देगी। और 14% नियोक्ता आपके ऊपर निवेश करेगा। 14% कौन देगा? जो भी कंपनी रहेगी, सरकार की नियोक्ता रहेगी, उसको नियोक्ता कहते हैं, वो आपको देगी। तो टोटल कितना हो गया? 24% आपके अकाउंट एनपीएस अकाउंट में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कितना जाना शुरू हो जाएगा? 24% आपके अकाउंट में जाना शुरू हो जाएगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी बेसिक सैलरी पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं? बेसिक सैलरी पे डिपेंड करती हैं। आपकी जो भी बेसिक सैलरी क्या होती है ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेसिक सैलरी और क्या कहते हैं डीए, महंगाई भत्ता, ये सब कैसे मिलता है, इनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है अब आइए चर्चा करते हैं। आपको प्यारे दोस्तों हम बता दें, जो नियोक्ता होता था वो आपको 14% देता है। 2018 तक यह 10% ही देता था। 2018 तक 10% आपकी बेसिक सैलरी होती थी, बेसिक से जो निकलता था, प्लस 10% ही नियोक्ता देता था। लेकिन 2018 से इसे 14% किया गया। ये आपके लिए जानकारी एक अच्छी हो सकती है। ठीक है, यह जो योजना है, इसके बाद ये कंपनियां जो होती है, आपका ये जो एनपीएस का पैसा होता है वो शेयर मार्केट में लगाती हैं। किसमें लगाती हैं? शेयर मार्केट पर आधारित है यह एनपीएस सिस्टम। शेयर मार्केट पर आधारित, पूरी तरह शेयर पर आपका डिपेंड रहता है ये आपका पूरा ये एनपीएस अकाउंट। आपके शेयर मार्केट पे ऊपर डिपेंड करेगा आपका ये पूरा एनपीएस अकाउंट। जैसा बाजार चलेगा उस हिसाब से ये आपका पैसा एनपीएस में बढ़ेगा और घटेगा। हर महीने आपको अकाउंट में पैसे एनपीएस में जाते जाएंगे।
सरकार इसको शेयर में लगाएगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। फिर इसके बाद क्या होता है प्यारे छात्रों, और हम इसके बारे में जानते हैं कि इसमें जैसे मान लीजिए आपके लास्ट में आपको मान लीजिए जो भी आपका टोटल पैसा रहता है पूरा, जब तक आप लगाते हैं शेयर मार्केट का जो भी चाल रहती है, उसे मान लीजिए उसमें 60% आप इनका निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं? 60% आप उसका पैसा निकाल सकते हैं। लास्ट में आपको जब रिटायर होते हैं तब आपको उसका 60% आपको पैसा दिया जाता है। कितना दिया जाता है प्यारे छात्रों? 60% आपको पैसा दिया जाता है। प्यारे छात्रों, कोई गारंटी नहीं रहती है कितना पैसा आपको मिलेगा। पूरी तरह यह मार्केट पर आधारित पैसा है। हो सकता है आपको पेंशन ना भी मिले, मार्केट अगर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया भारत का, ध्यान रखिएगा। इसलिए थोड़ा टेंशन का विषय भी रहता है एनपीएस अकाउंट। 60% इसमें क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं, और जो 40% जो पैसा है वो आप निवेश कर देते हैं, और इस 40% के तहत आपको पेंशन दी जाती है। तहत इसके ब्याज पर आपको पेंशन दी जाती है। इसके ब्याज पर आपको पेंशन दी जाती है, जिसके 40% के ब्याज पर आपको पेंशन दी जाती है। पेंशन दी जाती है पर मंथ। जो भी इसका ब्याज बनेगा सरकार की योजना के अनुसार, उतना जो भी बैंक अकाउंट में जिसमें पैसा आपका जमा होगा उसके अनुसार फिर आपको इसमें क्या है, आपको पेंशन दी जाएगी। ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये 40% पर ही डिपेंड करता है आपकी पेंशन। मान लीजिए आपके पास लास्ट में 1 लाख रुपए हैं एनपीएस अकाउंट में, तो 60,000 रुपये आप निकाल लीजिए। 40,000 पे सरकार आपका ब्याज देखेगी, कितना ब्याज पर मंथ बनता है, वही आपको पैसा देगी। इसका भी प्यारे दोस्तों एक निश्चित समय होता है, मैं आपको ये भी बता दूँ। एक निश्चित समय तक आपको वो पेंशन देती है, फिर आपको पूरा पैसा लौटा देती है, आप रख लीजिए और आपकी पेंशन भी बंद हो जाएगी। हम आपको ये भी बता दें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अनिश्चितकालीन तो होता है, आप क्या ही करेंगे। यह पेंशन पूरी तरह मैं आपको बताऊं शेयर मार्केट पर आधारित है। इस पेंशन पे टैक्स भी लगता है। मान लीजिए आप 60% ये जो पैसा निकालने वाले हैं इस पे टैक्स भी लगेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। टैक्स लगने के बाद आपको ये पैसा मिलेगा, जबकि ओपीएस सिस्टम में कोई भी टैक्स वैक्स नहीं लगता था। एनपीएस में आपको टैक्स भी लगेगा, फिर टैक्स भी सरकार काट लेगी और फिर आपको पैसा देगी। सोचिए ज़रा, वाह। आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें डीए का प्रावधान नहीं है। जो आप पेंशन आपकी निश्चित हो जाएगी, भाई साहब 10,000 रुपये पेंशन आपको मिलेगी, वो उतना ही मिलेगी ना, और डीए ना पीए कोई मतलब नहीं, ना आपकी कभी बढ़ेगी ना कुछ। 10,000 फिक्स शुरू में, 10,000 जीवन भर मिलेगी। अब आपको इसमें से समझ लीजिए, इसमें डीए नहीं मिलता है। आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें डीए नहीं मिलता है, महंगाई भत्ता नहीं मिलता है। चाहे कितना महंगाई बढ़ जाए आपको महंगाई भत्ता नहीं मिले, इसमें डीए नहीं मिलता है। ये भी एक घाटा है आपकी किसमें, एनपीएस सिस्टम में। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बड़े सरल तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये एनपीएस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ज़रूर आपको समझाने में सफल हो पा रहूँगा, ऐसा मेरी आशा है। एनपीएस सिस्टम में और मैं आपको कुछ चीज़ें अभी बताऊँगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें पेंशन की गारंटी भी सरकार नहीं लेती है कि आपको इतनी पेंशन दी जाएगी और दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, कोई सरकार इसमें गारंटी नहीं लेती। आप ज़रा सोचिए कि अब थोड़ा सा हम लोग ये डिफाइन, उद्देश्य क्या हो सकते हैं एनपीएस लागू करने के। सरकार का क्या उद्देश्य होगा कि ओपीएस को बंद कर दिया गया और एनपीएस को लागू कर दिया गया। सरकार क्यों आखिर ऐसा करी है, थोड़ा इस विषय पे भी चर्चा करते हैं हम लोग। सरकार ने ऐसा किया क्यों, ये थोड़ा इस विषय पर भी चर्चा करते हैं उद्देश्य। ये तो बात सही है कि सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा था। आप जानते हैं कि सरकार के ऊपर क्या है कि आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा हो गया था। इसका मतलब क्या है कि सरकार के जितने भी एम्प्लॉय हैं अगर रिटायर हो रहे हैं तो भयानक तरीके से उनको एक तो ग्रेच्युटी दी जाएगी, जो पैसा है मैंने आपको बताया जो 20 लाख निर्धारित रहती है ऑलरेडी, और साथ ही साथ उनको पेंशन का प्रावधान भी आजीवन देना पड़ेगा। ये सरकार की एक समस्या थी, आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर लगातार बढ़ रहा था। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो ये सरकार की एक समस्या थी
आर्थिक आधार पर, तो सरकार ने इसको क्या किया, दूर किया। तो सबसे बड़ी चीज़ है सरकार के लिए आर्थिक समस्या को दूर करना। आर्थिक समस्या को दूर करना सरकार का ये उद्देश्य था, आर्थिक समस्या को दूर करना। खुद के लिए ध्यान रखिएगा, दूर करना। सरकार के लिए जो आर्थिक समस्या थी उसको दूर करना इसका प्रथम उद्देश्य था। ठीक है, फिर इसके बारे में और जानते हैं कि ये एनपीएस सिस्टम में प्राइवेट एम्प्लॉय भी आ सकते हैं। प्राइवेट एम्प्लॉय भी अपना पेंशन कटवा के, अपना बेसिक सैलरी का पैसा कटवा के, और एक उसमें एक नियम के तहत क्या हो सकता था कि इसमें प्राइवेट एम्प्लॉय भी आ सकते हैं। तो सरकार क्या करना चाहती थी कि इनको प्राइवेट एम्प्लॉय को भी इसका फ़ायदा मिले। इसका भी उद्देश्य था कि प्राइवेट एम्प्लॉय को भी एक निश्चित पेंशन दी जाए, वो भी इसमें आ जाए। ये भी सरकार का एक वृद्धा पेंशन, जैसे वृद्धा पेंशन नहीं मिलती है उसी प्रकार से इनको एक पेंशन दी जाए, उस पर भी सरकार का एक उद्देश्य हुआ था। तो लिख लीजिए, प्राइवेट कर्मचारियों को भी लाभ पहुंचाना था। प्राइवेट कर्मचारियों को लाभान्वित करना, इसका भी एक उद्देश्य हुआ करता था। ठीक है, ये भी था। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें आप लंबे समय तक पैसा लगा सकते हैं। आप पैसा शेयर में, आपका पैसा, आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं 1 मिनट के लिए, आपका पैसा खूब सारा लगा हुआ है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पैसा, जैसे कि मैं आपको इसके पैसे लगाने के कुछ और तरीके भी बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका क्या है कि इसमें टीयर फर्स्ट होता है और टीयर सेकंड होता है। इसमें टीयर फर्स्ट होता है और टीयर सेकंड होता है। इसमें 2 प्रकार के अकाउंट आपके खोले जाते हैं, एक टीयर फर्स्ट होता है और एक टीयर सेकंड होता है। एक इसमें जो एनपीएस में है ये 2 प्रकार के अकाउंट खोले जाते हैं, एक टीयर फर्स्ट होता है और एक टीयर सेकंड होता है। ये टीयर फर्स्ट क्या होता है, टीयर सेकंड। ये जो टीयर फर्स्ट का जो पैसा है आप निकाल नहीं सकते हैं। तो ठीक लीजिए, इस पैसे का आहरण नहीं किया जा सकता, इस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं, इस पैसे को निकाल नहीं सकते। जो आपका 10% और डीए और सरकार का नियोक्ता का जो पैसा 14% जा रहा है, तो इस पैसे को निकाल नहीं सकते, वो टीयर फर्स्ट में आते हैं, नहीं सकते। एक तो 10% और 14% आपका जो जा रहा है, 10% आपका 14% नियोक्ता का मिला के, तो ये आपको जो है तो इतना तो आपको जाएगा ही, वो टीयर फर्स्ट में आता था। टीयर सेकंड अकाउंट वो अकाउंट होते थे प्यारे छात्रों, वो अकाउंट होते हैं, मान लीजिए आपको संतुष्टि ना मिल रही कि हम और पैसा लगाना चाहते हैं शेयर मार्केट में, और पैसा आपको लगाना है और उसको देखना कि कितना बढ़ता है, तो वो अकाउंट कहलाता है प्यारे दोस्तों टीयर सेकंड। तो जैसे हम लोग जीपीएफ अकाउंट में और पैसा रख सकते थे ना, जैसे आप लोग जीपीएफ अकाउंट में और पैसा रख सकते थे, वैसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप जो है तो आप टीयर सेकंड में भी पैसा रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग टीयर फर्स्ट में पैसा रखते हैं वैसे ही आप लोग टीयर सेकंड में भी पैसा रख सकते हैं। जैसे आप लोग जीपीएफ में पैसा रखते थे वैसे आप टीयर सेकंड में पैसा रख सकते हैं। ये बड़ा अच्छा इसमें एक सिस्टम हुआ करता था। टीयर सेकंड अकाउंट में क्या होता है कि आप अपनी स्वेच्छा अनुसार जितना चाहे उतना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर उसमें कंपनी क्या होगी, शेयर मार्केट पे लगाएगी। इस पैसे को आप निकाल भी सकते हैं, जब चाहे तब इस पैसे को निकाल सकते हैं। इस पैसे को एक नियम के तहत इस पैसे को निकाल सकते हैं। ये टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड अकाउंट होता है एनपीएस सिस्टम में। बहुत ज़्यादा आपको डीप में बताने का मैंने प्रयास नहीं किया है, लेकिन ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है कि एनपीएस सिस्टम में ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आइए ज़रा हम कुछ इसके बारे में ड्रॉबैक और आपको अंतर जानते हैं कि आखिर एनपीएस और ओपीएस में क्या क्या अंतर हम देखते हैं। थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। एनपीएस और ओपीएस के थोड़ा अंतर भी जानते हैं कि एनपीएस और ओपीएस सिस्टम में क्या क्या अंतर हो सकता है। फिर आप लोग डिसाइड करिएगा कि एनपीएस और ओपीएस की मांग उठनी चाहिए कि नहीं। ओपीएस अच्छा है आपके लिए कि एनपीएस अच्छा है। आप लोगों ने जो पढ़ा तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें वेतन की कटौती नहीं होती है। आप पहला अंतर लिख सकते हैं, उसमें वेतन की कटौती होती है। एनपीएस में आपको 10% बेसिक सैलरी का कटता है। जैसे मान लीजिए आपकी 70,000 तनख्वाह है, 70,000 रुपये
सॉरी आपकी बेसिक सैलरी मान लीजिए 3400 कुछ ऐसे 9300 करके होती है, जैसे मान लीजिए, तो उसमें से आपका बेसिक सैलरी का जैसे मान लीजिए 63,000 है, 6300 है, आपसे उसमें से आपका 10% आपका कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो क्या है, इसमें यही सिस्टम है। और उसमें एनपीएस में क्या होता था कि कट जाती थी, इसमें जीपीएफ की सुविधा होती थी, उसमें जीपीएफ की सुविधा नहीं है, उसमें बल्कि टियर सेकंड अकाउंट होता है, लेकिन आपका उसमें फिर मार्केट में पैसा लग जाता, हो सकता है डूब जाए तो पैसा फिर चला भी जाएगा। लेकिन जीपीएफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो पैसा रखेंगे उसमें आपको तरीके से आपको पैसा उतना तो मिलेगा ही। ओपीएस सिस्टम में एक सबसे शानदार बात है, यदि आपकी अचानक से कोई अगर आपके साथ कोई दिक्कत हो जाती है ओपीएस सिस्टम में फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। क्या है? फैमिली पेंशन का प्रावधान है, फैमिली पेंशन भी उसमें दी जाती है। इसमें नो फैमिली पेंशन, इसमें कोई भी फैमिली पेंशन नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। किसमें? एनपीएस में कोई भी फैमिली पेंशन नहीं होती है। ठीक है, ओपीएस में सबसे शानदार बात है कि आपको रिटायरमेंट के समय कोई अगर पैसा पाना है तो ऐसा नहीं कि आप उसमें निवेश करिए, कोई भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन एनपीएस में क्या है कि आपको, हाँ जैसे एनपीएस में क्या है, जीपीएफ में उसमें क्या है कोई पैसा निवेश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एनपीएस में क्या है कि आप 60% निकाल, आपको जो पैसा एनपीएस में फिर लास्ट में है भी उसमें भी 60% ही आप निकाल सकते हैं, और 40% के दम पे आपको क्या है पेंशन दी जाएगी। तो 40% आपको सरकार ले लेगी, इन्वेस्ट करवाएगी, तो भी बताइए ये समस्या है थोड़ा सा। तो इसमें भी क्या है कि ये सारी समस्याएं एनपीएस और ओपीएस में हो सकती है। ठीक है, इसमें जो ओपीएस सिस्टम में है, इसमें अगर जो जीपीएफ अकाउंट में आप जो पैसा डालते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, नो टैक्स। आपके जीपीएफ अकाउंट में कोई भी टैक्स नहीं लगता, आपको जो पैसा मिलता है ग्रेजुटी उसमें भी कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन एनपीएस अकाउंट जो होता है आपके शेयर मार्केट पर आधारित होता है, तो इसमें जो भी आपको पैसा मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा। समझ पा रहे हैं? जो भी आपको पैसा मिलने वाला है उसमें आपको टैक्स मिलेगा। ये रहा आपका एनपीएस सिस्टम, टैक्स लगेगा, मिलेगा नहीं, लगेगा। ठीक है, ये रहा आपका क्या कहते हैं कि एनपीएस ओपीएस सिस्टम। एनपीएस सिस्टम पूरी तरीके से आपके शेयर मार्केट पर आधारित है। सरकार आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाती है, पैसा आपका गिरता बढ़ता रहता है। आपका पैसा यदि डाउन होता है, आप मान लीजिए किसी प्रकार से, आपकी पेंशन की गारंटी फिर नहीं बनती है। इसमें सरकार क्या करती है कि एनपीएस सिस्टम में थोड़ा सा ये सिस्टम, ये चीज़ें तो हैं, तो आपको ही डिसाइड करना है कि आखिर आपके लिए एनपीएस सही है ओपीएस। हालांकि ओपीएस के लिए एक फ़ायदा ज़रूर था कि आपको जो भी सैलरी रहेगी उतनी पेंशन तो आपको मिलेगी। थोड़ा घर वाले भी खुश रहते थे कि चलो ठीक है, लड़का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो बुढ़ापे में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो ये अच्छा हो सकता था। इसके लिए सरकार को कुछ और चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। हम नहीं कहते चलो ठीक है इतना पेंशन ना दो, कुछ परसेंटेज कम कर दो, लेकिन कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए। हम कहते हैं ठीक है चलो उसका बेसिक सैलरी का उतना रखवाओ, आप जमा करवा लो जीपीएफ में, उसका पेंशन दे दो। कुछ ना कुछ सरकार को अपना मिला के करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बुढ़ापे का सहारा तो होती है। वर्तमान स्थिति में आप देख रहे हैं कि समस्याएं कैसी लगातार वृद्धों की बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, इस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, और ऐसा सरकार को एक संस्था बनानी चाहिए जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए हो। उसमें सरकार या कंपनी जो भी है वो इन्वेस्ट करे, वो करें, लेकिन पेंशन की गारंटी दे इसमें इतना है, और फिर क्या है उनकी ग्रेजुटी डिसाइड करे, और सरकार कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर उनको निश्चित करे, इतना पेंशन हम आपको सैलरी का ज़रूर देंगे आप जब रिटायर हो जाते हैं। इसमें मेरी राय आपकी यही है। इससे क्या होगा कि बुढ़ापे में कहते हैं कि एक आराम की ज़िंदगी होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। जिनके बच्चे नहीं होते उनको भी तो ज़रूरत होती है पैसों की। हम तो ठीक है जिनके बच्चे हैं तो चलो ठीक है, कुछ तो हो सकता है। मान लीजिए जिन्होंने कुछ ऐसी समस्याएं आई हो, जिन्होंने बचत पैसे ना कर पाए हो, दिक्कत हुई हो, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि सरकार को कुछ चीज़ों को सोचना चाहिए। बहुत सारे आपके मंत्री विधायक मिनिस्टर हैं, जितने भी प्रकार के आपके नेता हैं, उनकी प्रॉपर तरीके से उनका इतना ज़्यादा अलावेंस है, इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, इस पे सोचिए ज़रा, तो उनको कई बार पेंशन मिलती है। हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी सरकार को एक बार सोचना चाहिए, जहाँ तक इसमें मेरी राय है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।